नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज हम आपके सामने ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जो न केवल राजनीति की दिशा बदल सकते हैं बल्कि आपके वोट के मायने तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सच में हमारे लोकतंत्र में वोट चोरी हो रही है या ये सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं? और क्या बिहार की राजनीति में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच छुपा कोई बड़ा राज है जो चुनावी रंगमंच को हिला सकता है? साथ ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आने वाली रणनीति जो राजनीति को पूरी तरह बदल देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की खबरें आपके राजनीतिक समझ को कुछ नए आयाम देने वाली हैं। लेकिन चलिए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के राजौरा में जोड़े गए फर्जी वोट, राहुल गांधी का दावा। जहां कांग्रेस मजबूत वहां वोट डिलीट हुए, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को घेरा। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रहा जमानत की याचिका मंजूर। राहुल के पास हाइड्रोजन बम तो हमारे पास परमाणु बम, बोले राजभर। धमाका करना इनके बस की बात नहीं, राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। जीएसटी में से 2 स्लैब हटाने की जनता को मिलेगा बड़ा लाभ, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत पूरा समर्थन करेगा नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री से पीएम मोदी ने की बात। अखिलेश के बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा बुलडोजर ने तोड़ी माफियाओं की कमर। लगातार दूसरे दिन सोने चांदी में आई गिरावट, 572 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा 24 कैरेट गोल्ड। अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती से बाजार गुलजा, सेंसेक्स 400 अंक उछला, निफ्टी 25,400 के पार। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। क्या सच में भारत में वोट चोरी हो रही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बार फिर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एटम बम की तर्ज पर अब हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ये आरोप सच हैं या सिर्फ चुनावी तकरार का हिस्सा? चलिए विस्तार से जानते हैं। आज गुरुवार राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 31 मिनट तक वोट चोरी के नए आरोप लगाए और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। खास बात यह रही कि इस बार राहुल ने अपने साथ कर्नाटक के उन वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं। देखिए, He filled 12 deletion forms in 14 minutes. I'd like you to meet him. He's here. That's one of the people. That's one. Namaskar bhi आइए. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. आइए भैया. He is supposed to have deleted. This is the gentleman. ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे, इनसे आप पूछिए, बताइए। That's our candidate. हाँ, कन्नड़ा में बोलिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। राहुल ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और जानबूझकर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के आलंद क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां
6018 वोट हटाए गए। राहुल का दावा है कि महज 14 मिनट में 12 वोट डिलीट कर दिए गए, जो चुनाव आयोग की गड़बड़ी का हिस्सा साबित करता है। सुनिए। First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. राहुल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी हो रही है। राहुल ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उन्हें लेकर आयोग ने जवाब नहीं दिया, जबकि सीआईडी ने विवादित नंबरों की जानकारी मांगी थी। वहीं दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से गलत और निराधार करार दिया है। आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है। सुनिए चुनाव आयोग ने इस पर क्या कुछ कहा है। आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं, 75 सालों से, उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया कि जब पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो पूरे देश में एक ही दिन वोटिंग होती थी, लेकिन अब मशीन के जरिए और कई चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? क्या यह भी वोट चोरी की रणनीति का हिस्सा तो नहीं? और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। वहीं राहुल ने पिछले विधानसभा चुनावों में भी एग्जिट पोल और रिजल्ट में भारी फर्क होने का जिक्र किया और कहा कि यह केवल सहयोग नहीं हो सकता। अब सवाल है कि क्या वोट चोरी का यह मुद्दा चुनाव आयोग के लिए सिरदर्द बनेगा या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति है। राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग और सरकार का अगला कदम क्या होगा। हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि देश में वाकई वोट चोरी हो रही है या ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वो पुराना ड्रामा शुरू हो गया है जिसे हम राहुल और तेजस्वी की दोस्ती या दुश्मनी कह सकते हैं। जब महागठबंधन की राह चिकनी होनी चाहिए थी तो ये जमीनी कड़वाहट रिश्तों को उलझा रही है। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी अब भी जय जय के बयान ठन ठन रही है या फिर पीछे से कोई और बड़ी कहानी चल रही है? जी हां, बीते दिनों बिहार में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा जरूर दिखी, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच रिश्तों की दरार भी साफ नजर आई। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी यही तमाशा हो चुका है। तब भी जब सीट बंटवारा फंसा था तो प्रियंका गांधी को सुलह करवानी पड़ी थी। अब फिर वही पुरानी कहानी घूम फिर कर सामने आ गई है। सीटों के बंटवारे के पीछे सबसे बड़ा मसला है मुख्यमंत्री पद का चेहरा। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना टाल दिया तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण कुमार ने तो जैसे पूरी तरह खारिज ही कर दिया।
सवाल है कि क्या राहुल गांधी सच में मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस अकेले ही मैदान जीत सकती है, या फिर तेजस्वी यादव की बातों पर ध्यान न देकर वो महागठबंधन की तकरार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी क्षेत्रीय दलों को विचारधारा का झूठा ठप्पा लगाया था। अखिलेश यादव से लेकर अब तेजस्वी यादव तक लगता है कि अब बिहार की धूम धड़ामा वाली जोड़ी में भी फासला गहरा हो रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी हमेशा आगे, तेजस्वी यादव हमेशा पीछे रहते थे, जो एक साफ संदेश था कि महागठबंधन में राहुल का ही राज चल रहा है। वहीं इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी जवाब में कहा कि वो बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इधर कांग्रेस 70 सीटों पर दावा कर रही है, जिसमें से 27 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का स्ट्रोक रेट ठीक ठाक है और 8 वो सीटें जहां हार का अंतर महज कुछ हजार वोट था। लेकिन आरजेडी को लगता है कि 2020 में कांग्रेस की वजह से गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी आजकल दोस्ती या दुश्मनी के बीच फंसी नजर आती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंज रहा है कि क्या महागठबंधन में सच है जय अखिलेश तय अखिलेश जैसा सिंपल फॉर्मूला काम करेगा, या फिर राहुल और तेजस्वी की ये दुश्मनी चुनावी मैदान में बड़ा असर डालेगी। आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि ये दोस्ती टूटेगी या फिर राजनीतिक समझौते की कोई नई मिसाल कायम करेगी। बिहार की जनता इस ड्रामे की अगली कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले खबर की तरफ। पंचायत चुनाव लड़ें या ना लड़ें, ये सवाल समाजवादी पार्टी के अंदर इन दिनों सबसे बड़ा सवाल है और सबसे ज़्यादा गर्म है। लेकिन असली गेम तो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का है। क्या सपा 2012 जैसा तड़का दोहरा पाएगी, और क्या जय अखिलेश तय अखिलेश का नारा इस बार भी चुनावी जीत की कुंजी बनेगा? आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर हड़बड़ी में नजर आती है। पार्टी के अंदर पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर मतभेद जरूर है, लेकिन असली फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी की रणनीति साफ है कि 2012 की तरह टिकट बंटवारा करके चुनाव जीता जा सकता है। पार्टी अब पीडीए के समीकरण को मजबूती देने में लगी है। इस गठबंधन के तहत जय अखिलेश तय अखिलेश का नारा जोर शोर से सुनाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ सीटों पर टिकट का दीपावली गिफ्ट भी दिया जा सकता है, यानी कुछ कद्दावर नेताओं को पहले से ही हरी झंडी मिलने का संकेत है। लेकिन टिकट का मतलब सिर्फ टिकट मिल गया नहीं होता, बल्कि इसके पीछे पूरे जिले, गांव और बूथ स्तर से जनता की सहमति और रिपोर्ट होती है, जो हाईकमान को जाती है। यही रिपोर्ट उम्मीदवार बनने के लिए संजीवनी का काम भी करेगी। सपा के एक प्रदेश पदाधिकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव गांव के सबसे छोटे स्तर पर होते हैं, जहां एक पद के लिए एक ही पार्टी के कई लोग आमने सामने आ जाते हैं। ऐसे में पार्टी अगर सभी को टिकट दे दे तो गुटबंदी का खतरा बढ़ जाता है, और ये गुटबंदी 2027 के बड़े विधानसभा चुनाव के लिए जहर साबित हो सकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहती, खासकर जब सपा नेता शिवपाल यादव ने पार्टी की तरफ से पंचायत चुनाव नहीं लड़ने की बात कही हो, तो कई सपाई भी इससे सहमत दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ब्लॉक विकास परिषद के चुनावों को छोड़कर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में पार्टी उतर सकती है। ये फैसला अभी लिया जाना बाकी है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता और प्राथमिकता 2027 का विधानसभा चुनाव है। पार्टी के अंदर अभी से ही इस चुनाव के लिए मंथन शुरू हो चुका है। कौन कौन सी सीट पर कौन कौन प्रत्याशी होगा, इस पर गहन विचार विमर्श हो रहा है। दीपावली के आसपास कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो सकती है। अगर नहीं हुई तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। अखिलेश यादव ने लखनऊ में हर समाज, हर समुदाय के लोगों को बुलाकर सीधे फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। साथ ही जिले के पदाधिकारी और पार्टी के विभिन्न मोर्चों के साथ लगातार बैठकें कर रणनीति पर काम कर रहे हैं। सपा की रणनीति की खास बात यह है
कि पहले से उम्मीदवारों के नाम घोषित करने से उन्हें जनता के बीच अपनी बात और विजन पहुंचाने का ज़्यादा मौका मिलता है। साथ ही टिकट के दावेदारों की बगावती तेवरों को भी समय रहते काबू में रखा जा सकता है। आपको याद दिला दें कि 2012 में भी सपा ने लगभग 1 साल पहले प्रत्याशियों की घोषणा की थी और इसके बाद पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2027 में भी पीडीएफ फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का मन बना रखा है। सपा इस गठबंधन को जनता की सच्ची आवाज के रूप में प्रचारित कर रही है और इसे अपनी ताकत मानती है। ऐसे में सवाल ये है, क्या समाजवादी पार्टी 2027 में फिर से वही जादू दिखाएगी जो 2012 में दिखाया था? क्या जय अखिलेश तय अखिलेश का नारा पाकई सपा की जीत की गारंटी है या फिर से ये सिर्फ एक चुनावी नारा रह जाएगा? और क्या पंचायत चुनावों में दूरी बनाकर पार्टी 2027 की बड़ी लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएगी? वक्त आने पर यह जवाब खुद चुनाव देगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी और आसान बनाने के लिए बड़ी घोषणा की है। जी हां, अब ईवीएम के बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की तस्वीर रंगीन होगी और उनके नाम व सीरियल नंबर बड़े और साफ फॉन्ट में दिखेंगे। ये बदलाव बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार लागू किया जाएगा और इसके बाद इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। चुनाव आयोग ने अपने नियम 49B के तहत ईवीएम बैलेट पेपर की डिजाइन में संशोधन किया है ताकि मतदाता को उम्मीदवारों की पहचान करने में आसानी हो। अब बैलेट पेपर का 3/4 हिस्सा उम्मीदवार के चेहरे की रंगीन तस्वीर पे भरा होगा, जो मतदान के लिए वोटिंग और साफ और आसान बनाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को नोटा के नंबर अब भारतीय अंकों में बड़े और बोल्ड अक्षरों में छपेंगे ताकि उनकी पहचान में कोई गलती न हो। सभी नाम एक ही फॉन्ट और बड़े आकार में होंगे जिससे पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ये सुधार चुनाव आयोग के पिछले 6 महीने की 28 सुधार पहलों में से एक है, जो चुनाव को और अधिक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बताते चलें, भारत में पहली बार 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में सभी सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तब से ये मशीन चुनावों का अहम हिस्सा बन गई हैं, जिससे वोटिंग की प्रक्रिया पारदर्शी और कम विवादित हुई है। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में इस नई व्यवस्था को लागू कर रहा है। मतदान की तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन जल्द ही नई गाइडलाइन के साथ वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद पूरे देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। आज आपने सुना राहुल गांधी के वोट चोरी के गंभीर आरोप, साथ ही देखा बिहार की महागठबंधन की जटिल राजनीति, जहां दोस्ती कहीं दुश्मनी में बदलती नजर आ रही है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सारे राजनीतिक खेल लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं या फिर वोटर की आवाज़ दबाने की कोशिश? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, इसीलिए हमें ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के ज़रूरी सवालों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।